बहुत अच्छा सवाल पूछा है परीक्षा के समय। सबसे पहले तो मैं कृतिका और सभी मेरे प्रिय भांजों को और लाडली भांजियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक बात और है, केवल मातृ रूपेण नहीं, हम एक प्रार्थना और करते मां से, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लेकिन एक और प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी बेटी ने जो सवाल पूछा है, सचमुच में नवरात्रि में बैठ के सोचो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अनंत संभावनाएं ना हो, क्षमताएं ना हो। हमें से हर एक अद्भुत है। एक बात मैं निश्चित रूप से कहता हूं, प्रदेश के सभी बेटे बेटियों को भगवान ने टैलेंट सबको दिया है। कुछ को दिया, कुछ को नहीं दिया। ऐसा नहीं किया कि चीन चीन के बुद्धि बांटी, इसको ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो। जो दिए वो सबको दिए, कोई कमजोर नहीं है। और इसको अंतरात्मा में बसा लेना। और किसी भी सफलता के लिए जरूरी है, चाहे वो परीक्षा हो या जीवन का अन्य क्षेत्र हो, कि आप अपने आप पर भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। पहली चीज, सफलता का पहला मंत्र आत्मविश्वास। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अनंत शक्तियों का भंडार हूं, मैं दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं। और ये सब में है। देखिए, जितने भी महापुरुष हुए, अब आप देख लें, मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा। तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, मोहन जी मैं आपको बधाई देता हूं, अपने फर्स्ट ईयर में रामायण जी को कोर्स में सम्मिलित करने का काम किया था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वो मायके चली गई तो पीछे पीछे तुलसीदास जी भी पहुंच गए। अब मुख्य दरवाजा बंद था, तो कहते हैं कि जैसे तैसे वो दूसरी मंजिल पे ऊपर चढ़े। कोई कहते हैं रस्सी पकड़ के चढ़े, कैसे चढ़े, लेकिन वो अपने पत्नी के पास पहुंच गए और जगाया तो पत्नी ने कहा, अरे आप इतनी रात में आए कहां से? दरवाजा तो बंद था। बोले मैं तो यहीं से ऊपर चढ़ गया, रस्सी पकड़ के। लोग कहते हैं उस समय सांप लटका हुआ था, उससे पकड़ के चढ़े, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन तब उनकी पत्नी ने, रत्नावली नाम था, उनसे ये कहा कि लाज न आबहु आपको, दौड़े आयऊ नाथ, दौड़े आयऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। और एक बात और कही कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, उतना अगर भगवान राम से करते, भगवान से करते, परमात्मा से करते, तो तुम्हारी जिंदगी धन्य हो जाती, तुम संसार सागर से पार उतर जाते। अब बात तुलसीदास जी को लग गई। उसके पहले वो लेखक नहीं थे, कभी नहीं थे, राम बोला थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ करते हुए रामचरितमानस नहीं, अनेकों ग्रंथ लिख दिए। मतलब क्या? कि क्षमता तो थी तुलसीदास जी में, उस क्षमता का प्रकटीकरण नहीं हो रहा था। कालिदास जी के बारे में भी आप जानते होंगे, कहते हैं कि पहले तो उनको बुद्धिमान नहीं कहते थे। मैं मूर्ख शब्द नहीं कह रहा, लेकिन उनको बुद्धिमान मानते ही नहीं थे। लेकिन महाकवि कालिदास बने। एक नहीं, दुनिया में अनेकों उदाहरण हैं कि जिन्होंने, महात्मा गांधी विश्व बंद है बाबू, प्रारंभ में कोई बहुत टैलेंट था उनमें, या बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट गोल्ड में लिस्ट होते थे, ये बात नहीं थी। लेकिन अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर वो कहां पहुंचे, आपने देखा। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं मेरे बेटे बेटियों, कि आप में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है। सवाल यह है कि आप उसको पहचान कर उसका प्रकटीकरण करते हैं कि नहीं करते। भगवान ने ये दिमाग सबको दिया है, बुद्धि सबको दी है। अब कई लोग देखो परीक्षा के बारे में सोचें। कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, और दिनों रात परिश्रम करते हैं, एकाग्र चित्त होकर करते हैं।
लेकिन कुछ कहते हैं क्या मतलब यार, थर्ड बाय ग्रेस भी चलेगा, तो वो तो ध्यान से फिर पढ़ते ही नहीं है। मैं अपना उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं दिन रात नहीं पढ़ता था, लेकिन जब पढ़ता था तो मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकता था, केवल पढ़ाई पर रहता था, किताब पर रहता था। देखो हम यहां बैठे हैं, कई हम में से ऐसे हो सकते हैं, शरीर से तो यहां बैठे हैं, लेकिन हो सकता है मन टॉप एंड टाउन के आसपास भटक रहा हो, घर के कोई और दृश्य को देख रहा हो, किसी मित्र की याद आ रही हो। जब हम शरीर के साथ मन हमारा यहां नहीं होता, बुद्धि हमारी यहां नहीं होती, तो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। मामा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एकाग्र चित्त होते हैं, शरीर भी यही है, मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, तो आपके इस बुद्धि रूपी कंप्यूटर में हर चीज ऐसी फीड होती है कि जब आप सोचते हैं तो वैसी की वैसी दिखाई देती है। एकाग्र चित्तता। मैं जब परीक्षा में पेपर देने जाता था, तो मैं सच बता रहा हूं, आज आपसे शेयर कर रहा हूं, इसके पहले शेयर नहीं किया। मैं पढ़ता इतने ध्यान से था कि कोई प्रश्न आता था तो मुझे किताब में लिखी हुई वो लाइन दिखाई दे जाती थी, और कई बार 92 है पेज नंबर की, 93 है, वो तक दिख जाता था कि मैंने ये पढ़ा था और मैं लिख देता था। आप भी कर सकते हैं। एकाग्र चित्त होकर अगर हमने ध्यान लगा लिया तो चमत्कार हम कर सकते हैं। अगर हम डूब के पढ़ाई करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है। और इसलिए परीक्षा के संदर्भ में अगर आप कहें तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक समय एक काम, जब पढ़ना है तो केवल पढ़ो, हर तरफ से मन और बुद्धि को हटा के केवल किताब में लगा दो, हर चीज आपके दिमाग में बैठती जाएगी। और रट्टू तोता मत बनो, चीज को समझने की कोशिश करो। एक बार समझ ली तो भाव और शब्द अलग हो सकते हैं, तुम बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। और मुझे पता है, आज लगभग मुझे पता है 16.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं। तुम में से हर एक अद्भुत और अनोखा है, बड़े से बड़ा काम कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। तो पहली चीज आत्मविश्वास, दूसरी एकाग्र चित्तता कि मैं जिस समय जो कर रहा हूं वही करूंगा। लक्ष्य तय करो, रोड मैप बनाओ और उस पर मन और बुद्धि लगा के चल जाओ, सफलता सुनिश्चित है। कोई ताकत दुनिया की तुम्हें रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निसंदेह आपके प्रेरक वचनों ने प्रदेश के युवाओं को एक नई सकारात्मक दिशा प्रदान की है। माननीय, शिक्षा ही समाज के विकास की मुख्य धुरी है। बिना शिक्षा के सुसमृद्ध समाज की कल्पना करना भी असंभव है। इसी विषय में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के छात्र छात्राएं आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिसमें प्रमुखतः छतरपुर की खुशी करवरिया एवं नीलेश तिवारी, भिंड की लक्ष्मी भदौरिया, गुना की छाया तिवारी, चंबल की नेहा कुशवाहा एवं छतरपुर की पुष्पा कुशवाहा शामिल हैं। मैं आग्रह करूंगी सागर संभाग के छतरपुर जिले से महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की खुशी करवरिया से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह खुशी करवरिया, छतरपुर से। खुशी बेटी खुश रहो हमेशा। वैसे तो नामी में खुशी जुड़ी हुई है, लेकिन खुशी नहीं, सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर अभिवादन। मैं खुशी करवरिया, यूटीटी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जिला छतरपुर संभाग सागर एमए अंतिम वर्ष की छात्रा हूँ। श्रीमान जी से मेरा यह प्रश्न है कि बहुत सी छात्र एवं छात्राएं हैं जो एमबीए करना चाहते हैं, किंतु आर्थिक समस्याओं के कारण वे असमर्थ हैं। इस हेतु मैं आपसे विनय पूर्वक यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसके लिए शासन की क्या योजनाएं हैं एवं आपकी सरकार निर्धन छात्र छात्राओं की सहायता हेतु किस प्रकार से प्रयासरत है। महोदय, इस संबंध में कृपा करके हम समस्त छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद। खुशी बेटी, कोई भी विद्यार्थी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रहे, क्योंकि एक बात तो मैंने पहले कह दी कि टैलेंट तो सब में है। अब टैलेंट है लेकिन एडमिशन भी हो गया, लेकिन एडमिशन होने के बाद
फिर फीस का इंतजाम कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या थी। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पहले हमने जो हमारे छोटे छोटे बेटे बेटियां भी हैं उनको निःशुल्क किताबें मिले, 8वीं तक यूनिफॉर्म मिले, दूसरे गांव जाए तो साइकिल मिले। फिर दिमाग में ये आया कि 12वीं में अगर बेटी अच्छे नंबर ले आए तो हमने 2 योजनाएं बनाई थी। एक योजना बनाई थी कि जो 75% से ज्यादा बीच में मार्क्स लेके आएंगे या सीबीएसई में 85% से ज्यादा उनको लैपटॉप देने की योजना। इस बार कोविड के चक्कर में वो रह गई थी, इस साल फिर उसको चालू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक योजना बनाई थी गांव की बेटी योजना। लगभग 1,76,000 बेटियों को इस साल भी लाभ दिया है। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 60% से ज्यादा मार्क्स लेके जो बेटियां आती है उनको 5,000 रुपए की विशेष राशि दी जाती थी। लेकिन इसके बाद मेरे मन में आया कि शिवराज, सवाल केवल इतना नहीं है। अगर किसी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, आईआईएम में हो जाए, आईआईटी में हो जाए, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में हो जाए और उच्च शिक्षण संस्थान में हो जाए और पैसे पास ना हो तो क्या करें? एक रास्ता था कि बैंक से लोन ले लें, एजुकेशन लोन। लेकिन लोन बोझ जैसा लगता है, इसलिए मेरे प्रिय बेटा और बेटियों, 2 योजनाएं हमने बनाई। आज मैं आपको फिर उनको बताना चाहता हूं। एक, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अगर बेटी ने कहा एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए के लिए आप जानते हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है। आईआईएम इंदौर में भी आप जानते हैं, कई हमारे यूनिवर्सिटीज में बीबीए एमबीए के कोर्सेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में महाविद्यालय में हैं। तो हम एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हम प्रवेश ले लें और प्रवेश लेने के बाद आता है फीस का सवाल। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में यह तय किया गया था, आज भी वो योजना लागू है। बीच में जरूर मामा नहीं रहे थे तो योजना गड्ढे में चली गई थी। मामा नहीं रहे थे मतलब यहां नहीं, उधर नहीं गए थे, मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अब हमने फिर से उस योजना को पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ किया है। जो हमारे बच्चे 75% 12th में, सीबीएसई में 85% नंबर लाते हैं और उनका एडमिशन, इसमें कोई जाति और समाज का अंतर नहीं है। किसी भी समाज के वर्ग से आते हो, बेटा बेटियों में क्या भेद करना, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो उनकी फीस भरवाने का हमने फैसला किया। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना नंबर 1। दूसरी एक संबल योजना, जिसके अंतर्गत निर्धन परिवारों से आने वाले बेटा बेटियों की उच्च शिक्षा की फीस भरवाई जाती है। आज मैं आपको प्रसन्नता के साथ बता रहा हूं, ये केवल कह नहीं रहा हूं, पिछले 2 साल में भी आईआईएम में 25 बच्चों की 2,50,00,000 रुपए से अधिक की फीस की प्रतिपूर्ति की गई। ऐसे ही टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में 2,981 विद्यार्थियों के 28 करोड़ रुपए की फीस हमने जमा करवाई। मध्य प्रदेश में जो आईआईटी है, एनआईटी है, एनआईएफटी है, आईसर संस्थानों में 206 विद्यार्थियों के 6 करोड़ रुपए की फीस जमा करवाई। एक नहीं, ऐसे कुल मिला के 67,000 बेटा बेटियों के 237 करोड़ रुपए की फीस भरवाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। उदाहरण मैं 1-2 आपको देता हूं। एक बेटी है मोहन जी उज्जैन की, उज्जैन की बेटी सोनम टैगोर, वो यूके में पढ़ रही है, एमबीए कर रही है। सरकार ने उसकी फीस 45,71,000 रुपए की प्रतिपूर्ति की है ताकि उस बेटी की पढ़ाई ना रुके। भोपाल का एक बेटा है निदित पवार भी यूके इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। उनकी 40,77,000 रुपए की फीस की प्रतिपूर्ति सरकार ने की है। महू के बेटा है पुष्कल मसानी, ये ऑस्ट्रेलिया से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। इनकी भी 55,48,000 रुपए की
फीस भरवाई गई है। मैं अपने सारे भांजे भांजियों को आश्वस्त करता हूं, मेरे बेटा बेटियों, मेहनत से पढ़ाई करो, अपने टैलेंट के बल पर। नीट की परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया तो मेडिकल कॉलेज की 1 साल की पढ़ाई की फीस है। प्राइवेट कॉलेजेज में अगर चले जाएं, सरकारी में कम है लेकिन प्राइवेट में चले जाएं तो 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया साल। वो फीस भी आपके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, आपका मामा ही भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाने का काम करेगी। और इसलिए खुशी के माध्यम से मैं सब बच्चों से ये कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई की चिंता करें, फीस की चिंता से मामा निपट लेगा, सरकार व्यवस्था करेगी। आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं कोई कमी लगेगी तो फिर नई योजना बना देंगे, उसकी भी चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं ताकि मध्यवर्गीय लोगों को उसका उचित लाभ मिल सके। माननीय, दिन प्रतिदिन नौकरी के अवसर चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं, जिसका सबसे अच्छा विकल्प स्वरोजगार है, जिसके माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को नौकरी के अवसर दिए जा सकते हैं। महोदय, स्वरोजगार के विषय में कुछ छात्र छात्राएं आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिनमें प्रमुखता उमरिया की कीर्ति सिंह एवं नंदिनी गुप्ता, ग्वालियर की रुचि रजावत, छिंदवाड़ा के आकाश पटेल, दतिया के मुकेश ताम्रकार, अशोकनगर के राजीव मालवीय शामिल हैं। मैं शहडोल संभाग के उमरिया जिले की शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा कीर्ति सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह कीर्ति सिंह, उमरिया से। Good afternoon, our Honorable Chief Minister Sir and dear Mama Ji. I am Kirti Singh Chauhan from RVPS College, Umaria, BCom first year. Sir, my question है, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर की भी चिंता रहती है। हम नौकरी या स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो इसके लिए शासन कैसे सहायता कर सकता है? इसके साथ ही कौशल विकास के लिए शासन की कोई योजना है? धन्यवाद। कीर्ति ने बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। पढ़ने के बाद क्या करें, कैरियर की भी चिंता है। और ये बात सच है। कई बार ये होता था कि पढ़ाई कर रहे हो, हम पूछते थे क्या कर रहे हो, बोले 12th में पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे, बोले बीएससी करेंगे। बीएससी के बाद क्या करोगे, एमएससी करेंगे। एमएससी के बाद क्या करोगे, बोले लॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करोगे, तो बोले पता ही नहीं है। सचमुच में अगर ऐसी पढ़ाई जो दिशा ही निर्धारित ना कर सके तो बच्चों को अपना भविष्य अंधकार में लगता है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। बाकी सब चीजें तो करनी है, लेकिन रोजगार की चिंता भी करनी है। रोजगार का सवाल आज दुनिया का प्रमुख सवाल है सचमुच में। और जो सवाल यहां पूछा है कीर्ति ने, मैं उसके उत्तर के रूप में, देखिए, रोजगार के लिए, कैरियर के लिए एक नहीं अनेकों विकल्प है। पहली चीज तो मैं मेरे बेटा बेटियों से फिर यह कहना चाहता हूं, अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे भरोसा रखो। अगर आप कोई लक्ष्य तय करेंगे कि मुझे ये करना है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। लेकिन राहें कौन सी है? देखो, रोजगार के 3 ही रास्ते हैं। नंबर 1, सरकारी नौकरी। यूपीएससी की परीक्षा होती है, पीएससी की परीक्षाएं लगातार मध्य प्रदेश में हो रही है। अलग अलग शासकीय सेवा में भर्ती के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस साल भी लगभग 1 लाख भर्तियां हम करने वाले हैं अलग अलग संवर्गों की। तो एक मार्ग है अपने पास कि हम शासकीय सेवा की तरफ बढ़ें, उसके लिए तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठें, सफल हों और शासकीय सेवा के माध्यम से प्रदेश की, देश की सेवा करें। लेकिन सब शासकीय सेवाओं में जा नहीं सकते, ये भी सच है। अब मोहन जी तो लगातार कोशिश कर रहे हैं और बच्चे कॉलेज में आए, और बच्चे कॉलेज में आए, और कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं
तो सबको व्यवहारिक रूप से सरकारी नौकरी संभव नहीं है। और इसलिए कीर्ति ने जो सवाल पूछा, क्या स्वरोजगार के भी कोई मार्ग है, क्या रास्ते हैं क्या, तो मैं आज उसी दिशा में कहना चाहता हूं। कल ही हमने एक बहुत प्रमुख योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना लॉन्च की है। मैं अपने बेटा बेटियों को यह बताना चाहूंगा कि इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास हो और अगर वो अपना छोटा उद्योग लगाना चाहता है, सर्विस सेक्टर में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास इनोवेटिव आइडिया है, उसको वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे। लेकिन बैंक लोन देने के पहले गारंटी मांगते हैं कि पहले गारंटी तो कोई दे। अगर बच्चों ने पैसा नहीं दिया तो वापस कौन करेगा, तो उसकी चिंता मत करना। लोन वापस करने की गारंटी, कोलेटरल, वो आपके मम्मी पापा को नहीं लेना है, मामा ही लेगा, प्रदेश की सरकार लेगी। यह हमने फैसला किया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। हमने ये भी तय किया है कि 7 साल तक 3% इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब ब्याज का पैसा, वो भी सरकार की तरफ से हम जमा करवाएंगे, ताकि 7 साल में आपका काम धंधा, उद्योग या सर्विस सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट वो ठीक ढंग से काम करने लगे। तो एक तो राह यह है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हम अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करें। और मैं एक बात और अपने बच्चों को कहना चाहता हूं, हर महीना एक दिन रोजगार दिवस हम मनाते हैं, रोजगार दिवस। और रोजगार दिवस का मतलब ये कि उस दिन हमने 12 जनवरी को शुरू किया था, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन, और अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। अकेली उद्यम क्रांति योजना नहीं है, मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी आजीविका मिशन भी है, जिसमें इंडिविजुअल्स को भी लोन मिलता है। ऐसी सारी योजनाओं को जोड़ के बैंकों में परेशानी ना हो और स्वरोजगार के लिए ठीक से पैसे की व्यवस्था हो जाए, इसलिए महीने में एक दिन रोजगार दिवस, 12 जनवरी को हमने रोजगार दिवस मनाया था। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, बैंकर्स के साथ मैं बैठक करता हूं लगातार, ऑफिसर्स और मंत्री हम बैठते हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत बच्चों को लोन मिल जाए, सुविधा मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, इसका इंतजाम करते हैं। तो 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए हमने पैसे की व्यवस्था की थी। फिर 16 फरवरी को दूसरा रोजगार दिवस हुआ, उस दिन 5,04,000 लोगों को लोन मिला। तीसरा 31 मार्च को अभी हमने संपन्न किया, उस दिन 3,33,000 को, मतलब अगर आप देखेंगे कि 3 महीने में 13 लाख से ज्यादा लोगों को लोन दिलवा के उसकी गारंटी लेके रोजगार के काम से लगाने में हम सफल हुए। और यह सिलसिला लगातार चलेगा, हर महीना रोजगार दिवस हो। बैंकर्स के साथ बैठ कर हम टारगेट सेट करते हैं और फिर जो बच्चे करना चाहते हैं उनकी मदद करके उनका काम धंधा खड़ा करवाने का काम करते हैं। मैं एक बात और अपने बच्चों को ध्यान से सुनना, मेरे बेटा बेटियों, कई स्टार्टअप मध्य प्रदेश में है। इंदौर में हमारे बच्चों ने स्टार्टअप शुरू किए। देखो, टैलेंट है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रतिभा है, इनोवेटिव आइडियाज। लेकिन अगर इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए, कुछ सहयोग मिल जाए, तो हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर हमने सारे प्रमुख शहरों में बनाए, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में, जबलपुर में, रीवा में, सागर में इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जो आपके इनोवेटिव आइडियाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और अभी हमने स्टार्टअप नीति बनाई है, जिसको मैं लॉन्च करने वाला हूं। हमने तय किया है कि स्टार्टअप्स अगर आपके पास है, इनोवेटिव आइडिया है, कई बच्चों के पास रहते हैं, चमत्कार ऐसे होते हैं कि कई बार आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे ये सोच के अलग नई चीज बना देते हैं। तो ऐसी चीज अगर आप बनाते हैं, स्टार्टअप्स को शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें निवेश के लिए हमने तय किया है कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनको सेबी या आरबीआई द्वारा जिनके निवेश को मान्यता प्राप्त है, उनको निवेश का 15% अनुदान के रूप में हम देंगे, 15 लाख रुपए तक अधिकतम, ताकि 15 लाख रुपया तक मिल जाए
और वो अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने का काम कर पाए। ये अनुदान है, ये लोन नहीं है, उसकी व्यवस्था अलग होगी। इसमें हम ये भी कर रहे हैं कि अगर इंक्यूबेटर्स हैं तो उनको 5 लाख रुपए तक की आयोजनों की सहायता वो भी हम देने का काम करेंगे। एक बात और हमने तय की है, रीज रेंटल सहायता जिसको हम कहते हैं, अगर वो कहीं किराए पे स्थान लेके अपने स्टार्टअप्स को प्रारंभ करना चाहता है तो लीज रेंटल सहायता में हम जो किराया होगा उसका 50% किराया हम देंगे, ताकि पैसे का ज्यादा बोझ बच्चों पर ना आए। और इसमें भी एक बार देने की लीज रेंटल किराया 5,000 रुपए 3 साल तक हम लगातार देंगे। विद्यालय रीवा की छात्रा अंजलि शर्मा से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह अंजलि शर्मा रीवा से। नमस्ते अंजलि। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं गवर्नमेंट टीआरएस कॉलेज रीवा से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसा कि मैं संगीत की छात्रा हूँ, मेरा चयन राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता के लिए हुआ था, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे जाने नहीं दिया। अर्थात मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि हम छात्राओं को छात्रों की तरह अधिकार कब मिलेगा? धन्यवाद। अंजलि ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। हम जो बनना चाहते हैं, हम में जो नैसर्गिक क्षमता और प्रतिभा होती है, कई बार उस दिशा में हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। अपने मम्मी पापा माता पिता अपनी इच्छा हम पर लादने की कोशिश करते हैं। मैं सारे पेरेंट्स से यह अनुरोध करना चाहता हूं, कई बार तुम जो नहीं बने वो बच्चों को बनाने का सोचते हो। अपनी इच्छा और अपनी कुंठा हम अपने बच्चों पर लादने का काम ना करें। मैं खुद अपना उदाहरण बताता हूं। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, गांव से पढ़ने आया था, तो सपने उनने देख लिए कि डॉक्टर बनेगा, प्रैक्टिस करेगा, घर में पैसा आएगा, आनंद भी रहेगा। अब मुझे कहा कि तू तो डॉक्टर बनना है, तो मैंने बेटा बेटियों 11 तक, 12th पहले नहीं थी, 11th होती थी हमारे समय में, ये 10+2 की शिक्षा नहीं थी। मैं मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ता था। तो मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये मेरे विषय थे आमतौर पे, और पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था। इमरजेंसी में मैं जेल चला गया था आपातकाल का विरोध करते हुए। कई बच्चों को पता नहीं होगा, उस समय इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। कई लोग बंद कर दिए थे, हमने विरोध किया तो हम भी बंद हो गए थे, तो बिना परीक्षा दिए जेल चले गए थे। बाद में जेल से निकलने के बाद मैंने परीक्षा दी, तो मेरे फिजिक्स में नंबर आए थे 178 आउट ऑफ 200। 200 नंबर होते थे, 50 नंबर प्रैक्टिकल के हुआ करते थे। केमिस्ट्री में आए थे 186 और बायोलॉजी में आए थे 158। तो ऐसे मेरे नंबर अच्छे थे। और एक बात और सही बता दूं, अंग्रेजी में आए थे 50 में से 18। अब पिताजी कहें कि डॉक्टर बन, अब मुझे डॉक्टर बनना नहीं था। आप बताओ, संगीत की छात्रा को अगर कोई डिसेक्शन बॉक्स दे दे और कहे मेंढक की टांग काटो, तो उसको कैसे लगेगा? मैंने फिर कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो लोगों ने पिताजी से कहा कि गांव की भाषा में, बाबूजी तुम्हारा लड़का तो बिगड़ गया, ये नेतागिरी में लग गया। मैं मॉडल स्कूल का प्रेसिडेंट था उस समय, और दिमाग में था कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए भी काम करना चाहिए। तो एक जुनून था। बाद में जेल वेल जाने के बाद मैंने काम शुरू किया, तो फिर पिताजी थक हार गए। उन्होंने सोचा कि ये तो हम मानने नहीं वाला, तो बोले जो समझ में आया वो ही कर। तो मुझे जो समझ में आया वो किया, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तो एक सचमुच में हम माता पिता को कन्विंस करने की हम कोशिश करें कि मेरी स्वाभाविक रुचि है, जो नैसर्गिक प्रतिभा है उस क्षेत्र में हम जो प्रगति कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो लादी हुई चीज पे नहीं कर सकते। ये एक बात अगर हम आग्रह करेंगे तो आज जमाना बदल रहा है।
पेरेंट्स भी अब खुले मन के आप देख रहे हैं अनेकों जगह हो रहे हैं। और आपने देखा कि अगर जबरदस्ती बच्चे को परेशान करते हैं तो फिर कई बार दुखद घटनाएं भी घटती है। तो मेरा अंजलि बेटी से कहना है कि संगीत में रुचि है तो बेटी हम संगीत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जबरदस्ती कोई चीज हम पे ला दी जाए वो ठीक नहीं। एक बात तो एक दर्द और अंजनी का मैंने महसूस किया। वो छात्रा है, आज तो स्थिति काफी बदली है, लेकिन एक जमाना था मेरे बेटा बेटियों, मैंने माता पिता को भी, विशेषकर मां को भी, बेटा और बेटी में भेद करते हुए अपनी आंखों से देखा है। बेटे को ज्यादा लाड, बेटी को कम प्यार। गांव में बेटा पैदा हो जाए तो ढोल बजाओ, नगाड़े लाओ, हवाई फायर करो, बधाई गाओ, और बेटी का जन्म हो जाए तो पता चला माता की सूरत उतर गई, अरे बेटी आ गई है। मेरे मन में बहुत तकलीफ होती थी उससे। मैं आज अपने बेटा बेटियों से शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता था हे भगवान ये कैसा न्याय है, एक मां की कोख से बेटा ने भी जन्म लिया, बेटी ने भी जन्म लिया, तो बेटी के साथ भेदभाव क्यों। और उस समय की जो बात थी, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मेरे दिल दिमाग में बैठ गई कि बेटियों के लिए काम करना चाहिए, माता बहनों के लिए काम करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री बना। जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मैं कन्या विवाह करवाता था, सांसद विधायक था तब भी, जो निर्धन परिवार होते थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहली योजना अगर कोई बनाई तो इस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। आज मध्य प्रदेश में 43 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। लाडली लक्ष्मी का मतलब, अच्छा बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं तुम्हें। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पीएस फाइनेंस को बुलाया, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, और मैंने कहा ऐसी योजना बनानी कि बेटी पैदा हो मध्य प्रदेश में तो लखपति पैदा हो। उन्होंने कहा जी ये ऐसी कहीं योजना बनती, लखपति कैसे हो जाएगी पैदा। तो काफी मशक्कत चली, नहीं हो सकता। तो फिर हमने तय किया कि होगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। हम सरकार के खजाने से बेटियों के नाम पर वो जैसे ही जन्म लेगी 30,000 रुपये बचत पत्र के रूप में खरीद के जमा कर देंगे, और उसको पढ़ाई से जोड़ो। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं 12वीं में और शिक्षा के लिए पैसा, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 21 साल में 1,18,000 रुपया मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना। बेटी लखपति पैदा हो, ये मेरी जिद थी। और आज मुझे खुशी है कि 2006 में ये योजना चालू करी थी बेटियों। उस समय मैंने जिन बेटियों को गोद में उठा के 1 महीने की बेटी, 2 महीने की बेटी, लाडली लक्ष्मी के सर्टिफिकेट बांटे थे। आज वो 12वीं में पढ़ रही है, आज वो फर्स्ट ईयर में जा रही है, और जब वो मामा कह के मुझे पुकारती है तो मुझे लगता है मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। उन बेटियों के लिए केवल इतना ही नहीं, अब ये तय किया उच्च शिक्षा में जो भी 2 मई को हम लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने वाले हैं, जो भी पैसा लगेगा उनके माता पिता को कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मामा ही करेगा, प्रदेश की सरकार ही करेगी। मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, कहीं और जाए। महिला सशक्तिकरण जरूरी है। जो कई बार एक पीड़ा होती कि बेटी पे प्रतिबंध क्यों साहब, क्या बेटी दूसरे दर्जे की नागरिक है? सारे प्रतिबंध थोपो तो बेटियों पे थोप दो, यहां मत जा, वहां मत जा, इधर इतने क्यों बच गए? सारे प्रतिबंध बेटियों पे, बेटों पे कुछ नहीं। मैं बेटा बेटी में भेद नहीं कर रहा, नहीं भाई, बेटा बेटी को बराबर मानो ना। और इसलिए कई क्रांतिकारी फैसले हमने किए। कन्या विवाह एक अलग योजना थी। हमने तय किया 50% रिजर्वेशन। जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, उसमें अब केवल बेटियां ही चुनाव लड़ेगी, बहनें चुनाव लड़ेंगी, ताकि उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। हमने तय किया कि शिक्षक जैसी नौकरी में 50% बेटियों की भर्ती करेंगे। और एक और घटना सुनाता हूं। मैंने तय किया सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर कि 33% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी। इतना विरोध हुआ, बोले बेटियां और पुलिस कैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि बेटियां बड़ी सक्षमता के साथ पुलिस ऑफिसर से लेकर कांस्टेबल तक की भूमिका निभा रही है, और अपराधियों की अकल ठिकाने लगाने का काम भी कर रही है। कोई कमी नहीं है बेटियों। ये कुछ माता पिता अगर ये सोचते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, कुल का दीपक होता है,
मैं बेटे की गारंटी नहीं ले सकता कि वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, कि बुढ़ापे में लठ ठोंक देगा। मैं सब बेटों की बात नहीं कर रहा, बेटे बुरा ना माने, लेकिन बेटी जब तक जिएगी उसकी हर एक सांस माता पिता के लिए चलेगी। तो बेटा बेटी को बराबर मानो भाई। और इसलिए आजकल आप देख रहे होंगे, अगर बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर से देखा तो सीधे बुलडोजर चल रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा। मैंने कहा छोड़ो मत, धराशायी कर दो, केवल जेल भेजने से काम नहीं चलेगा। FIR कराई, जेल भेज दिया, फिर छूट के आ गया। ऐसे लोगों की मैंने कहा आर्थिक कमर तोड़ कर रख दो, दफन करके रख दो। मैं मां बहन और बेटियों के प्रति अपराध बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं सभी माता पिताओं को, पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। इसलिए बेटियों को भी सम्मान दो, अपनी इच्छाएं उन पर मत थोपो, उनको भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर दो। और मेरी बेटियों, मामा तो तुम्हारे साथ है ही, और बेटे भी ये ना समझे, जो बनेगा मिलकर साथ करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय। आपके द्वारा संचालित लाडली लक्ष्मी जैसी विभिन्न योजनाओं ने बेटियों को अधिकार दिलाने में मील के पत्थर का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कोविड-19 और संबंधित लॉकडाउन ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को प्रभावित किया है। इसी संदर्भ में ग्वालियर से प्रशांत मुदगल, सीहोर से यशवी शुक्ला, बुधनी से निधि सिंह, अशोकनगर से मेघा जैन और शिवपुरी से प्रद्युमन गोस्वामी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हमारे साथ उपस्थित भोपाल संभाग के बुधनी जिले की शासकीय महाविद्यालय बुधनी की छात्रा निधि सिंह से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह, निधि सिंह, बुधनी से। नमस्ते मामा जी। नमस्ते निधि। मेरा नाम निधि सिंह परिहार है। मैं महाविद्यालय बुधनी कॉलेज से BST फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। कोविड-19 महामारी में प्रदेश के हालात खराब थे। उस समय आप कितने तनाव में थे मामा जी, और उस तनाव को दूर करने के लिए आपने क्या किया? साथ में यह भी जानना चाहूँगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा तथा योग एवं ध्यान को विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? निधि ने पकड़ लिया कि कोविड में तो मामा तनाव में रही होगा। बड़ी कठिन परिस्थितियां थी बेटी। अच्छा देखो, वो कहावत ना, सिर मुड़ाती ओले पड़े। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ ली और तब तक कोविड आ गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 2 साल पहले की घटना है। एक ऐसी अनजानी बीमारी जिसके इलाज तक का हमें पता नहीं था, उससे कैसे निपटे ये तरीके पता नहीं थे। लेकिन शपथ लेके मैं सीधे वल्लभ भवन गया था और रात को 9 बजे बैठक हमने की थी। मैं बताना चाहता हूं कि उस समय एक जुनून पैदा हो गया था। देखिए, मनुष्य अगर ये ठान ले कि मुझे तो लड़ना है, तो लड़ने की क्षमता, शक्ति भगवान अपने आप दे देता है। आप जो दृढ़ निश्चय कर लेते हो, वैसे रसायन आपके शरीर से अपने आप निकलने लगते हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि आपको अगर सलकनपुर जाना है निधि, और मंदिर पे मैया के दर्शन करने जाना और पैदल चढ़ते हुए जाना है, आपने संकल्प कर लिया कि चढ़ूंगी मैं, तो बिना थकान के चढ़ जाओगी। लेकिन अगर कोई वैसे कह दे कि इतनी सीढ़ियां चढ़ जाओ, तो चढ़ सकते हो क्या? नहीं चढ़ सकते। आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो वैसी अंदर से क्षमताएं अपने आप पैदा होती है। उस समय मुझे लगा कि समय सबसे जरूरी चीज है जनता को कोविड से कैसे बचाएं। 500 से ज्यादा बैठ के मैं किए, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं, अधिकारी भी हमारे कई बैठे। रोज मैं बैठक करता ही था, देश में दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेता था। इसके बाद अपने यहाँ क्या करना है। शुरू में तो ऐसी हालत थी कि सैंपल लेने भेजते थे तो पत्थर ही मारे लोगों ने, ये कहा सैंपल नहीं देते। उस समय कोविड मतलब किसी को हुआ तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन फिर हमने योजना बनाई कि अकेले सरकार ने, देखो मैं आज अपने शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को, विशेषकर जो हमारे हेल्थ से जुड़े हुए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं रेवेन्यू के या पुलिस के हमारे साथ ही गई, पूरे समय व्यवस्था बनाने में लगे रहे। नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी, और काम करते करते कई कोविड से पीड़ित हो गए, और कई ऐसे हैं कि केवल कोविड नहीं हुआ, उसके बाद हम उनको बचा भी नहीं पाए।
वो भयानक दौर, लेकिन जिद उस समय एक ही थी कि कैसे जनता को बचाएं। और इसलिए हमने अलग अलग कार्य योजना बनाई। खूब टेस्ट करो, सैंपल लो, टेस्ट करो, पॉजिटिव आए तो फिर आइसोलेशन में ले जाओ। कोविड केयर सेंटर जगह जगह बनाए, आपको पता है। अच्छा, उस समय तो अस्पताल नहीं थे, तो हमने तो फिर प्राइवेट अस्पताल वालों को बुलाया और बुला के उनसे कहा कि भैया तुम्हारे अस्पताल में भर्ती करेंगे, इतने पैसे ले लेना। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी आइडिया भी नहीं था और बाकी पेशेंट्स थे, एकदम मरीज आ रहे थे, तो प्राइवेट अस्पतालों के साथ टाई अप किया। फिर मुझे लगा कि अकेले नहीं लड़ सकते शिवराज, तो जनता को साथ लो। तो फिर हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई, पंचायतों में बनाई, वार्ड में बनाई, शहरों में बनाई, ब्लॉक में बनाई, जिले में बनाई। उनके साथ हम मीटिंग करते थे लगातार। प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग जिले में भेजने का काम किया और जनता से कहा कि भैया अपने यहाँ कोविड केयर सेंटर बनाओ। यहां तक कि हमने सरकारी स्कूलों को कोविड केयर सेंटर बना दिया, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर बना दिया और जनता से कहा कि तुम समझाओ कि लोग सैंपल दें, अगर पॉजिटिव हो जाए तो घबराएं नहीं, आइसोलेशन में चले जाएं, कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें और बड़े अस्पताल में ले जाने की जरूरत पड़े तो प्रशासन के साथ तुम इंतजाम करने का काम करो। उस समय ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि हजारों की, लाखों की तादाद में पैदल मजदूर निकल पड़े बड़े बड़े शहरों से। तो मध्य प्रदेश बीच में था, तो मध्य प्रदेश से होके रोज हजारों लोग निकलते थे, लाखों की तादाद में। तो फिर लगा कि इनके लिए बस लगाओ, चाय नाश्ता भोजन का इंतजाम करो। और मध्य प्रदेश की जनता को भी प्रणाम करता हूं, इतनी व्यवस्था की, चाय नाश्ता भोजन, पांव में जूता नहीं तो जूता पहनाओ, दवाई का इंतजाम करो, सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। और सेकेंड वेव तो इतनी भयानक थी, वो ऑक्सीजन का नाम सुन के मैं निधि, उस समय जरूर मैं मानता था कि मैं काम करता हूं, दिन और रात जूझ के तनाव में नहीं आता, लेकिन उन दिनों सो नहीं पाए। आज मैं बताना चाहता हूं आपको, 8-10 दिन तो आंख से आंख नहीं लगी, क्योंकि अस्पताल में से कभी भी वो सोशल मीडिया पर डाल देते थे 1 घंटे की ऑक्सीजन बची, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची, इतनी जान संकट में। अच्छा, कई ने तो बताया ही नहीं कि हमने अस्पताल में कोविड के पेशेंट भर्ती कर लिए। अच्छा, उस समय जगह भी जरूरी थी, तो जिसको ने चाहा उसने भर्ती कर लिए, और भर्ती करके ऑक्सीजन नहीं तो कर दिया ट्वीट। अब सरकार करे इंतजाम, 1 घंटे की बची, आधा घंटे की बची, और टीबी वाले भाई रोज इतने पेशेंट्स की जान खतरे में। तो हमारी हालत ये थी कि ऑक्सीजन के टैंकर कैसे आए। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उनसे चर्चा की तो उन्होंने खाली टैंकर हवाई जहाजों से भिजवाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चली। तो मेरी हालत थी कि मैं टैंकर के ड्राइवरों से बात करता था, कहां तक पहुंचे, तो कह रहे यहां तक पहुंच गए साहब। और पता चला कोई दूसरे राज्य ने झपटने की कोशिश की, बोले साहब पुलिस वाला बैठ गया और कह रहा इधर नहीं चलो इधर चलो। अब कितना जूझना पड़ता था, कल्पना करो। मुख्यमंत्री टैंकर के ड्राइवर से बात करके कहता था कि तकलीफ हो तो तुरंत बता देना। पुलिस लगाई, सायरन बजाती हुई आगे आगे टैंकर के चलती थी, लाल बत्ती जलती थी और सायरन बजता था, टैंकर आ रहा है छोड़ दो रास्ता। महाभयानक समय था, लेकिन सच में जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। दृढ़ इच्छा शक्ति थी, जनता साथ थी। बच्चों ने भी एनसीसी एनएसएस के, मेरे बेटे बेटी बैठे, मैं सचमुच में उनको भी प्रणाम करता हूं। कई कामों में एनसीसी के, एनएसएस के हमारे बेटा बेटी जुट गए। बड़ी मात्रा में यूथ निकला जिसने कोविड के संकट से निपटने में मदद की। और एक बात और कि ऐसे समय योग भी बहुत काम आता है। निधि ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, छोटी छोटी चीजों से नहीं तो आप घबरा जाते हैं, छोटी चीज से परेशान हो गए, अब क्या करें अब क्या करें, अब आप ही घबरा गए तो प्रदेश का क्या होगा, फिर क्या करोगे। तो एक तो चिंता ये रहती थी। अब बताओ, मेरी पीएस थी जो, वो ही बीमार हो गई, हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा अमला अस्पताल में भर्ती हो गया। मैं जिनके सहारे काम कर रहा था, मैं पीएस के पूरा का पूरा, हमारा जो कमिश्नर है, हेल्थ कमिश्नर का ऑफिस था, पूरा अस्पताल में भर्ती हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में धैर्य ना खोएं। रोज मैं कलेक्टरों से बात करता था, बीसी वर्चुअली में जोड़ता था, कहीं प्यार कहीं डांट कहीं फटकार, ये क्यों नहीं हुआ ये क्यों नहीं हुआ। तो वो अद्भुत समय था, लेकिन इच्छा शक्ति के साथ के कारण। और दूसरी बात, मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, तनाव जिंदगी में बहुत आते हैं, लेकिन अगर ढंग से आपने योग और ध्यान ये विधा सीख ली तो कई बार वैसे तनाव से निपटना भी आप सीख जाते हैं। आप मोहन जी भगवत गीता पढ़ाने की योजना बना रहे हैं, ये मैं बहुत बधाई दे रहा हूं उसके लिए। मुझे अभी मोहन बता रहे थे
श्रीमद् भगवद गीता का सामाजिक संदर्भ, ये विषय सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, स्नातक द्वितीय में। देखो गीता अद्भुत है, अद्भुत है। मैं स्वयं भी आपको ये बताना चाहता हूं, बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी है, और गीता जी को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप तनाव से दूर रह सकते हैं। गीता कहती है कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर कर्म करते समय परिणाम की सोचते रहे तो काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे, काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे। अब परिणाम अकेले आप पे निर्भर थोड़ी करता, 17 तरह की परिस्थितियां हैं, तो परिणाम अपनी चिंता आप करेगा। तुम तो वैसे ही कर्म करो जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता भी है लेकिन वो पानी से अलग रहता है, कमल के पत्ते के समान रहो। तो काम करो और उसके परिणाम की चिंता मत करो। इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, निष्काम होके काम करो, निष्काम कर्म योगी की बात कही गई है। तो हम अपनी काम करते जाए। परिस्थितियां भयानक थी लेकिन जूझने की प्रवृत्ति थी और सोचा कि जो होगा बेहतर से बेहतर करेंगे, बाकी परिणाम जो होगा देखा जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं भारत कोविड मुक्त घोषित कर दिया गया है, कोविड के बाहर निकल के हम आ गए हैं। आप भी, और देखिए प्रधानमंत्री जी को मैं इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री हैं कह रहा हूं, सचमुच में कोविड का जैसा मुकाबला किया भारत ने। 180 करोड़ वैक्सीन के डोज लग चुके हैं, दुनिया में कहीं नहीं हुआ ये चमत्कार, केवल हिंदुस्तान की धरती पर हुआ, भारत में हुआ। वैक्सीन बना भी ली और वैक्सीन लगा भी दी, और वैक्सीन लगाने में समाज भी जुट गया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि जब हमने मध्य प्रदेश में आह्वान किया कि आज महाअभियान है वैक्सीनेशन का, तो पता चला मध्य प्रदेश ने एक दिन में 27 लाख डोज लगा दिए, 29 लाख डोज लगा दिए। तो बेटी चाह होती है तो रास्ते निकल जाते हैं, फिर संकट से हम पार हो जाते हैं। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। कोविड-19 में इच्छा शक्ति के साथ माननीय आपने जो कार्य किया है वह काफ़ी सराहनीय है। निश्चित रूप से आपने जो कहा वह राज्य के विकास में लाभदायक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विद्यार्थी ऊर्जा और नए विचारों से परिपूर्ण समाज में बड़े परिवर्तन के नेतृत्व करता है। इसी संदर्भ में तानसेन की नगरी ग्वालियर से आस्था तोमर और लक्ष्मी सैनी, भिंड से हेमंत कुमार, दतिया से अनुराग शर्मा, सबलगढ़ से जूली आर्य और टीकमगढ़ से आदित्य जैन आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले की जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा आस्था तोमर से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें। आग्रह, आस्था तोमर, ग्वालियर से। आस्था बेटी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय, सर्वप्रथम मैं आस्था तोमर गाला ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर से आपका साभार अभिवादन प्रकट करती हूँ। मैं जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा आपका युवा संवाद कार्यक्रम चलाए जाने पर युवा शक्ति की ओर से अभिवादन प्रकट करते हुए अपना प्रश्न रखती हूँ कि माननीय, विद्यार्थियों को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए हम किस प्रकार अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए अपने मार्ग का चयन कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी प्राथमिकताएं जानना चाहूंगी। आस्था ने आस्था का सवाल ही पूछा है। हम केवल अपने बारे में क्यों सोचें? अपने बारे में सोचेंगे, मैं, मेरा कैरियर, मेरा भविष्य, वो सोच के विषय होने चाहिए। लेकिन एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। ये पुरानी फिल्म का एक गाना है। हम दूसरों की भी तो चिंता करें। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और दूसरे के लिए जीने की प्रवृत्ति यह मनुष्य में स्वाभाविक तौर पर होती है। और इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के संकट की मैं बात कर रहा था, कितने बच्चे निकले लोगों की सेवा करने, भूखों को भोजन देने, खाद्यान्न बांटने, अन्न बांटने। समाज ने ढेर लगा दिया। अगर कहीं भूकंप आ जाए,